वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था कि इस चैप्टर में हम 3 चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि वो जो 3 चैलेंजेस थे वो कौन कौन से थे। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही चैलेंजेस थे, बल्कि ये 3 काइंड्स में 3 कैटेगरीज में जो चैलेंजेस हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं। यानी कि चैलेंजेस सिर्फ 3 नहीं थे, उससे ज़्यादा चैलेंजेस थे जिसको 3 कैटेगरीज में काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो था उसने 3 काइंड के चैलेंजेस जो हैं, 3 तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए थे। और जो पहला था वो था कि नेशन को शेप करना, कि जो यूनाइटेड रहे, यानी कि इंडिया को एक ऐसा नेशन बनाना जो यूनाइटेड रहे लंबे समय तक। ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी थी। तो इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इसके जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन्स यहाँ पर हैं। और उस टाइम पर ऐसा बिलीव किया जाता था कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जिस कंट्री में होगी वो कंट्री कभी ज़्यादा लंबे टाइम तक एक साथ रह ही नहीं सकती। ऐसा वहाँ पर एक मतलब बिलीव किया गया था। उस टाइम पर जो पार्टीशन था कंट्री का, वो उस पार्टीशन के होने से लोग डर रहे थे। और वहाँ पर एक सीरियस क्वेश्चन था लोगों के, इंडिया में जो लोग हैं उनके फ्यूचर के लिए, कि क्या इंडिया जो है वो एक यूनिफाइड कंट्री सरवाइव करेगा, यानी कि लंबे टाइम तक क्या इंडिया यूनिफाई रहेगा। और क्या नेशनल यूनिटी इंडिया में बनी रहेगी। क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं उनको रिजेक्ट कर देना। और वहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि जो टेरिटरीज हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। यानी कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा 500 से भी ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें डिवाइडेड था। तो उनका इंटीग्रेशन भी करना था, तो वो कैसे अचीव किया जाए। सेकेंड जो चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। यानी कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है और हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, राइट टू वोट हर किसी सिटीजन के पास है। और इंडिया ने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सिस्टम अडॉप्ट किया है जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के। ठीक है, और ये जो फीचर्स हैं ये इंश्योर करते कि जो यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। यानी कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन होगा लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। अब जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है बट सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए इसको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो चैलेंज था कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को डेवलप करना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तीसरा जो चैलेंज था वो था टू एंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग। ठीक है, लोगों की जो वेलबींग है पूरी सोसाइटी की, सिर्फ कुछ सेक्शन के लिए नहीं बल्कि सभी सेक्शन के लिए लोगों की वेलबींग को एंश्योर करना, ये हमारा तीसरा चैलेंज था। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बताता है। जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो रिलीजियस या फिर कल्चरल माइनॉरिटी में है, कल्चरल कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप हैं, तो उनमें कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी होता है, जिसमें अलग अलग गोल्स होते हैं, वेलफेयर पॉलिसीज होती है जो कि गवर्नमेंट जिनको अपना सकती है। ठीक है, और जो रियल चैलेंज है अब वो है इफेक्टिव पॉलिसीज लेकर आना ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और साथ ही साथ जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो सके। अब इंडिया ने ये 3 चैलेंजेस जो हैं उनसे कैसे रिस्पॉन्ड किया और कितना इंडिया जो है वो कितनी उसको सक्सेस मिली। दिस एंटायर बुक, ये जो पूरी बुक है ये इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड है। जो बुक है वो पॉलिटिक्स की इंडिया में स्टोरी बताती है, इंडिपेंडेंस सिंस इंडिपेंडेंस, ताकि टू इक्विप यू टू डेवलप योर ऑन आंसर, ताकि आप अपने खुद के आंसर डेवलप कर सके ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए।
और पहले जो 3 चैप्टर्स है उसमें हम 3 चैलेंजेस के बारे में ही स्टडी करेंगे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर आए। और इस चैप्टर में हम पहले चैलेंज पर फोकस करेंगे नेशन बिल्डिंग का, यानी कि इंडिया को नेशन बनाने के टाइम पर जो पहला चैलेंज जो फेस हुआ था उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हम इसमें कुछ इवेंट्स देखेंगे जो कि इंडिपेंडेंस के अराउंड जो डेवलप हुए, फॉर्म हुए। ये हमें हेल्प कर सकता है ये समझने के लिए कि क्यों जो नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी का जो इशू है वो एक प्राइमरी चैलेंज बन गया इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंडिया जो है वो इंडिया जो है वो कैसे नेशन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, कैसे इसकी जो हिस्ट्री है, जो लोग हैं यहाँ के कैसे वो यूनाइटेड रहे। ये जो यूनिटी है ये लोगों की एस्पिरेशंस बताती है, लोगों की अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स डील विद द डिस्पैरिटीज, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज है, डिफरेंस है लोगों में, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल में। तो यहाँ पर लोगों की यूनिटी जो है वो लोगों की एस्पिरेशन को भी दर्शाती है। इन दी नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हम क्या पढ़ेंगे, चैलेंज पढ़ेंगे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इक्वालिटी और जस्टिस के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको अचीव करने का। ये हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें हम फर्स्ट चैलेंज के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर 3 पिक्चर्स दे रखी है जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही बनाई गई थी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसमें तीनों में एक चीज़ कॉमन है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बोला गया कि ये जो 3 स्टेम्प्स हैं ये 1950 में इशू की गई थी फर्स्ट रिपब्लिक डे के लिए, 26 जनवरी 1950 के लिए। So what do the images on these stamps tell you about the challenges to the new republic? तो ये क्या चीज़ दर्शाती है? अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों स्टैम्प्स में से कोई एक स्टैम्प चूज़ करने है तो आप कौन सी स्टैम्प जो है वो चूज़ करेंगे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर इसका जो मतलब है, यहाँ पर एक चरखा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक कपड़ा भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि गांधी जी का कॉन्सेप्ट था सेल्फ रिलायंस का, यानी कि इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। ये वाली जो पिक्चर है वो यहाँ पर क्या दिखाती है, यहाँ पर ये इंडिया जो थी वो एग्रेरियन सोसाइटी थी, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो था वो ज़्यादा होता था। इसी चीज़ को ये पिक्चर दर्शाती है। और ये जो थर्ड वाली पिक्चर है यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ये क्या दर्शाती है कि जब रिपब्लिक डे पर जो उत्सव, एक तरीके से उस चीज़ को ये दर्शाती है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, इस वीडियो में से कॉन्सेप्ट, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।